हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। 11-12 अगस्त 2022 न्यूज़पेपर हम देखेंगे। कल न्यूज़ एडिटोरियल नहीं आया था तो आज जो है मैं लेके आया हूं। रक्षाबंधन था, एनीवे हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। और अपनी बॉन्डिंग को जो है स्ट्रॉन्ग करो अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। और एक बात जो है जो मैं बता रहा हूँ उसको हमेशा एक चीज़ समझना। देखो, लोग क्या होते हैं ना, अपने भाई से जो है कभी सलाह नहीं लेते। उनको लगता है कि ये जो है गलत सलाह देगा, बट एक्चुअली में हमेशा जो है अपने भाई से यहाँ पे सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान होता है जो आपका जो है बुरा नहीं चाहेगा। ठीक है। तो इसमें जो है काफ़ी बातें यहाँ पे समझने वाली होती हैं, तो अपने भाई बहन के साथ अपनी बॉन्डिंग को जो है अच्छा करो। आगे बढ़ते इंडियन एक्सप्रेस 11-12 अगस्त 2022 देखेंगे क्या क्या आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, कल के एडिटोरियल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, दैट पेनाल्टी सही है या नहीं, इसके बारे में हम जो है बात करेंगे। फिर आज के आर्टिकल में पब्लिश हुआ इंडिया नाटो एंगेजमेंट के बारे में, इसके अलावा गोवा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। इसके अलावा एक आर्टिकल और है, वो भी जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। वो आगे जो है आपको पता चल जाएगा कि वो आर्टिकल जो है कौन सा है। आज का इंडियन एक्सप्रेस कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो भाई जो वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जगदीप धक्कर। ठीक है, तो ये वाइस प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे बनेंगे, इन्होंने ओथ लिया। अब देखो, ये काफ़ी सैड न्यूज़ है कि 4 सोल्जर जो है एक टेरर अटैक में मारे गए राजौरी में। अब देखो, ये काफ़ी सारे अटैक जो है आपको देखने को मिलेंगे, हमारी आर्म्ड फोर्सेस में यहाँ पे अटैक करते हैं। और ये मेनली जो है पाकिस्तान से यहाँ पे पूरे लोग आते हैं और यही जो है अटैक करते हैं। इसके अलावा इस पे जो है मैंने कल वीडियो यहाँ पे बना दिया था कि चाइना ने इंडिया को जो है ब्लॉक कर दिया, और बेसिकली यहाँ पे एक ग्लोबल टेररिस्ट को जो है डिक्लेयर कर रहा था जैश के, लेकिन उसको जो है यहाँ पे नहीं किया। चाइना ने जो है पीछे यहाँ पे हट गया। अब देखो, अगर हम एडिटोरियल सेक्शन देखते हैं तो किस तरीके के एडिटोरियल सेक्शन हमको देखने को मिलते हैं। तो ये हम देखेंगे ब्रेकिंग टैबू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अलावा जो एक और आर्टिकल है उसके बारे में भी जो है हम बात करेंगे कि डेथ पेनल्टी सही है या नहीं है। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स यूज कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेस एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। अब देखो, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये चाइनीज एस्ट्रोनॉट जो है, ये शेंजाऊ जो इनका 14 मिशन है, इस पे जो है यहाँ पे काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। और ये वेंटियन स्पेस लेबोरेटरी है। क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि वेंटियन स्पेस लेबोरेटरी किसकी है, तो ये जो है चाइना की है। और ये पहली लेबोरेटरी है, पहला लेबोरेटरी मॉड्यूल है जो कि चाइना का टेंगोंग जो स्पेस स्टेशन है उस पे यहाँ पे जो है बनाई गई है। ठीक है। तो वेंटियन क्या है, एक लेबोरेटरी है, और टेंगोंग जो है एक स्पेस स्टेशन है चाइना का। आपको पता होगा कि चाइना ने अपने खुद के स्पेस स्टेशन को जो है यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, ये आप देख सकते हो। इस तरीके का स्पेस स्टेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। हालांकि देखो, 2030 तक इसरो ने भी यहाँ पे ये कहा है कि भारत का भी एक स्पेस स्टेशन जो है बिल्कुल होगा। और भले ही इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन हमारा जो है छोटा होगा, लेकिन फिर भी जो है हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं, न्यूज एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकिंग अ टैबू की बात करी जा रही है। अब देखो, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भैया आज के समय नाटो जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है पूरी दुनिया में। अब देखो, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दिल्ली ने नाटो के साथ उतनी एंगेजमेंट जो है नहीं करी, जो कि काफ़ी गलत यहाँ पे बताई जा रही है। क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो नाटो का इन्फ्लुएंस जो है आपको दुनिया भर में देखने को मिलेगा। 1949 में नाटो जो है फॉर्म हुआ, वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद कोल्ड वॉर यहाँ पे शुरू हुआ, तो उसके बाद ही जो है नाटो यहाँ पे फॉर्म हुआ। क्योंकि आपको पता है कि एक तरफ यूएस था कोल्ड वॉर के समय और एक तरफ था यूएसएसआर। यूएसएसआर तो 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया, लेकिन वहीं जब 1949 में नाटो का अलायंस बना तो नाटो का अलायंस जो है आज तक आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। और यूएसएसआर के जो देश रहे, जो यूएसएसआर से अलग हुए, जैसे पोलैंड है, एस्टोनिया है, और भी कई देश हैं, वो सब जो है नाटो में जो है शामिल हो गए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखो, ये कहीं सरप्राइज होने की बात नहीं कि आज जो है भारत यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मल एंगेजमेंट जो है कर रहा है ब्रसेल्स बेस्ड नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। नाटो का हेडक्वार्टर आपको पता है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स में है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखो, ये काफ़ी समय से जो है यहाँ पे बात की जा रही थी, लेकिन हमको जो है बिल्कुल नाटो के साथ एंगेजमेंट करना चाहिए। अब नाटो जो है 1949 में एग्जिस्टेंस में आया। और देखो, अगर आप यूरोपियन जियोपॉलिटिक्स देखोगे तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपको नाटो का देखने को मिलेगा। अब नाटो जब फॉर्म हुआ तो उसने यूएसए मतलब यूरोप के कई सारे देशों को जो है यहाँ पे अपने साथ जोड़ लिया। और आज अगर आप देखोगे तो कई सारे देश जो है यहाँ पे जुड़े हैं। इनफैक्ट यूक्रेन यूक्रेन भी यहाँ पे जुड़ने वाला था, लेकिन उसके पहले ही जो है रशिया ने धावा बोल दिया था उसके ऊपर। अब जब यहाँ पे कोल्ड वॉर का अंत होता है तो यूरोप जो है एक्सपांड होना शुरू होता है, मतलब नाटो जो है अपने आप को एक्सपांड करता है। और
अगर देखोगे आप कोल्ड वॉर के समय मतलब वर्ल्ड वॉर यहाँ पे खत्म हुआ तो जर्मनी भी यहाँ पे क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक जो है रशिया की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, एक तरफ जो है वेस्ट की आइडियोलॉजी को जो है यहाँ पे फॉर्म करते थे, ठीक है। लेकिन जब कोल्ड वॉर यहाँ पे खत्म हुआ तो यूरोप भी यहाँ पे एक्सपांड होने लगा, उसके साथ साथ एशिया के साथ उसकी इंगेजमेंट भी यहाँ पे बढ़ने लगी। लेकिन अगर आप एक चीज़ को नोटिस करोगे तो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर के समय मिलिट्री अलायंस जो है बहुत सारे थे, और कहीं ना कहीं कुछ मिलिट्री अलायंस जो है बिल्कुल यहाँ पे टूट भी गए थे। लेकिन यूएस ने नाटो को जब यहाँ पे लेड किया तो उस समय जो बर्लिन वॉल हुई उसका यहाँ पे फॉल हुआ, मतलब 1989 में। तो सोवियत यूनियन भी जो है यहाँ पे 1991 में यहाँ पे कोलैप्स हो गया, और इसके बाद यूरोप जो है कई पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो गया। लेकिन देखो तब भी नाटो का जो अलायंस है वो बिल्कुल यहाँ पे कंटिन्यूसली वर्क करता रहा, मतलब नाटो को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कई सारे देश जो है यहाँ पे इनके साथ जोड़ते गए। इसके अलावा वार्सो पैक्ट हुआ था जिसमें सोवियत यूनियन का जो है यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हुआ, नाटो ने मिलिट्री अलायंस भी जो है यहाँ पे फॉर्म किया। और देखो कहीं ना कहीं सोवियत और नाटो के साथ जो है यहाँ पे कोशिश यहाँ पे चल रही थी, लेकिन फिर भी नाटो और रशिया की जो है इंगेजमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो पाए। लेकिन देखो रशिया भले ही अमेरिका के साथ नहीं था, लेकिन जो सोवियत रशिया था, मतलब जो यूएसएसआर में कई देश टूटे, वो जो है नाटो में यहाँ पे जाके मिल गए, तो एक नया यूरोप जो है यहाँ पे बना। और आज के समय अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल जो मिलिट्री ग्रुप है वो आपको जो है नाटो देखने को मिलेगा। और आज के समय हम जो है उसी के साथ यहाँ पे इंगेजमेंट नहीं करते। तो राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई हम क्यों यहाँ पे जो है नाटो के साथ यहाँ पे इंगेजमेंट नहीं करते, हमको भी जो है नाटो के साथ यहाँ पे इंगेजमेंट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो भारत में कई सारे पॉलिटिकल क्लैशेज भी हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा रशिया का पॉलिटिक्स आप देखोगे तो वो भी काफ़ी सेंसिटिव है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो हमारे तीनों चारों तरफ जो है आपको दुश्मन देश देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक तरफ जो है यहाँ पे चाइना, पाकिस्तान, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको यहाँ पे काउंटर करने के लिए हमको जो है कई सारे देशों की यहाँ पे ज़रूरत है। इसके अलावा अलायंस की जो है बिल्कुल यहाँ पे ज़रूरत है। इसके अलावा कई सारी जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं एशिया के अक्रॉस, उनका जो है आपको नाटो के साथ एंगेजमेंट देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो कैपेबिलिटीज़ है वो यहाँ पे बढ़ती हैं। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो दिल्ली का मूव अगर आप देखोगे तो ये अनमूव्ड है, मतलब हम जो है कोई भी यहाँ पे मूव नहीं ले रहे। इसके अलावा देखो हमने ना ही तो नाटो की मेंबरशिप ली, ना ही जो है नाटो को हमने बिल्कुल ज्वाइन किया है। भारत जो है कभी भी इन सब में इंटरेस्टेड नहीं रहा। अब देखो जब से मोदी सरकार यहाँ पे आई है तो जो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम जो है इनको भला ही ज्वाइन ना करें, लेकिन हमको जो है यहाँ पे टॉक्स करनी चाहिए, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान का इशू है, टेररिज्म है, चाइना रशिया, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये सब जो टॉक्स हैं इन सब के बारे में जो है बिल्कुल हमको जो है यहाँ पे बात करनी चाहिए। और वहीं अगर आप देखोगे तो इंडिया का डायलॉग जो है नाटो के साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है होता जा रहा है। 2019 के बाद काफ़ी हद तक जो है इंगेजमेंट बिल्कुल यहाँ पे बढ़ती जा रही है। अब यूएस ने जब यहाँ पे अफगानिस्तान से विड्रॉल किया और तालिबान का जो है यहाँ पे रिटर्न आ गया वापस, इसके अलावा रशिया ने जो है यूक्रेन पे यहाँ पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो अब देखो आज के समय यहाँ पे हो क्या रहा है कि कहीं न कहीं चाइना को जो है यहाँ पे इन सब कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक को भी जो है यहाँ पे देखा जा रहा है। तो अगर हम इंडो पैसिफिक और चाइना इसको यहाँ पे लेके चलें, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो सीनो रशियन अलायंस भी है, मतलब चाइना और रशिया का अलायंस भी है। तो अगर आप इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो आज के समय चाइना भी बहुत बड़ा खतरा है, और इंडो पैसिफिक में जिस तरीके से चाइना जो है अपना यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो ये भी जो है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगी। और ये सिर्फ पूरे दुनिया भर के लिए बात नहीं है, ये दुनिया के साथ साथ जो है इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन जो है बिल्कुल हमारे यहाँ से लगता है, ठीक है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया हमको भी जो है यूएस के साथ अपनी पार्टनरशिप को जो है यहाँ पे बढ़ाना चाहिए, इसके अलावा यूरोप के साथ जो अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहिए, ठीक है? जिससे जो है हम क्या कर सकें, अपनी भी जो पावर है उसको जो है हम यहाँ पे कर सकें। इसके अलावा जो हमारे बायलैटरल इश्यूज़ है चाइना के साथ, उनको जो है हमको बिल्कुल यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए, और एक मल्टी अलाइनमेंट जो स्ट्रेटजी है उसको जो है बिल्कुल हमको यहाँ पे जो है फॉर्म करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, दूसरा यहाँ पे आर्टिकल है ये गोवा सिविल कोड के बारे में बताया गया। अब देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गोवा में जो सिविल कोड है वो बहुत पहले आ गया था, मतलब कॉमन सिविल कोड आ गया था 1867 में। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया इतने साल हो गए हमें आज़ाद हुए, मतलब जब गोवा को भी हमने जो है कैप्चर कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जो प्रॉपर इंगेजमेंट है वो यहाँ पे नहीं हुई, और जो लॉज है वो यहाँ पे बिल्कुल जो है चेंज नहीं करे गए। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो पोर्तुगीज सिविल कोड 1867 में आया। सबसे पहले तो यहाँ पे पोर्तुगीज आए थे, वास्को डी गामा आया था ना, ये पोर्चुगल आया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये आया कहाँ पे था, किस जगह पे जो है यहाँ पे उतरा था, और किस राजा ने जो है इसका स्वागत किया था।
अब देखो, ये कॉमन सिविल कोड के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। 1867 में ये गोवा में लाया गया था। ये बेसिकली जो है एक काफ़ी हद तक जो है वापस यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। अब देखो, एक 28 मेंबर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है यहाँ पे फॉर्म की गई। सीनियर बीजेपी लीडर राज्यसभा के मेंबर है सुशील कुमार मोदी, उनके अंडर में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्टडी करी और यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है डिमांड करी। अब देखो, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लॉ मिनिस्ट्री यहाँ पे ये कहता है कि स्टैंडिंग कमेटी यहाँ पे ये कहती है कि भैया हमको जो है यहाँ पे इनको जो है रिव्यू करना चाहिए और इस गोवा के बारे में जो है बिल्कुल हमको यहाँ पे सोचना चाहिए। अब देखो, जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, उसके पहले यहाँ पे पोर्चुगीज आ गए थे। पोर्चुगीज ने कई सारी जो टेरिटरीज है कोस्टल के आसपास के रीजन की, उनको यहाँ पे कब्जा लिया था। इसके अलावा इन्होंने जो है अपने जो एक टेरिटरी है वो यहाँ पे स्टेब्लिश कर ली, जिसको जो है स्टाडो पोर्टुगीज द इंडिया के नाम से जाना जाता है, मतलब पोर्तुगीज स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का एक राज्य जिसमें पोर्तुगीज का जो है शासन है, तो उसको पोर्तुगीज स्टेट ऑफ इंडिया और इसको पोर्तुगीज लैंग्वेज में एस्टेडो पोर्चुगीज द इंडिया ये कहा जाता था। अब देखो, इसी कैपिटल उस समय गोवा कोचीन हुआ करती थी। इसके बाद इन्होंने जो है गोवा में यहाँ पे शिफ्ट कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे। पोर्चुगीज कब आए थे इसके बारे में बिल्कुल आपको जो है पढ़ना है। वास्को डे गामा जो है सबसे पहले यहाँ पे आया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो वास्को डे गामा आया और उसने जो है यहाँ से बहुत सारा जो है पैसा भी कमाया है। ठीक है, वास्को डे गामा जब यहाँ से सामान भी लेके गया ना, तो उसने वहां जाके जो है बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। और मैं आपको ये बता दूं कि वास्को डे गामा की जो डेथ है वो यहीं हो गई थी। ठीक है, इंडिया में ही जो है वो मारा गया था। और देखो, जब पोर्चुगीज यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कोचीन को अपनी कैपिटल बनाया, फिर बाद में जो है उन्होंने गोवा में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो लोकल कस्टम रहे हैं फैमिली रिलेशंस को लेके, इनको जो है इन्होंने यहाँ पे फ्रेम्ड कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेपरेट कोर्स जो है यहाँ पे लाए गए थे, जो कि रिलीजन बेस्ड थे। कस्टमेस्ट्री लॉज ऑफ गोवा, इसके अलावा डमन ड्यू। इनमें से पहला था कि यूजेज एंड कस्टम ऑफ जेंटाइल हिंदूज ऑफ गोवा, बट द पोर्तुगीज क्लैरिफाइड दैट नॉन कैथोलिक इनहेबिटेंट्स ऑफ गोवा हु हैड नॉट हिंदू जेंटल्स। तो बेसिकली जो नॉन कैथोलिक्स हैं उन पे जो है यहाँ पे ये लागू नहीं होगा, सिर्फ हिंदूज पे जो है यहाँ पे लागू होगा। अब देखो, ये जो कस्टम्स इसमें कई सारे सब्जेक्ट को जो है कवर किया गया था। इसके अलावा 2 अदर जो कस्टमरी यहाँ पे कोड थे, दमन दीव, उनको यूजेज एंड कस्टम ऑफ नॉन क्रिश्चियन इनहेबिटेंट्स के लिए लाया गया था। इसके अलावा जो 3 कोड्स और है फॉर्मली जो है इनको यहाँ पे एनफोर्स किया गया था। तो किंग ऑफ जो पोर्तुगल थे उन्होंने जो है यहाँ पे इन सबको क्या किया था, यहाँ पे किया था। ठीक है, अब ये जो पोर्तुगीज का सिविल कोड है ये 1867 में आया। इसमें जो है गोवा और दमन दीव इन सबको जो है यहाँ पे एक्सपांड किया गया 1869 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि इसको यहाँ पे अप्लाई तो कर दिया गया, लेकिन 1910 में पोर्तुगीज का पार्लियामेंट जो है 2 सिविल मैरिज, इसके अलावा जो डाइवोर्स डिक्रीज हैं उनको जो है यहाँ पे लेके आता है। 1946 में एक कैनोनियल मैरिज डिक्री फॉर कैथोलिक्स ये भी यहाँ पे लाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसको गोवा दमन दीव तक जो है यहाँ पे एक्सपांड कर दिया जाता है। अब देखो, फैमिली लॉ जो है यहाँ पोर्तुगीज यहाँ पे अप्लाई करते थे होम में, इसके अलावा जो इंडियन टेरिटरीज हैं उन सब में। लेकिन यहाँ पे आपको जो है एक यूनिफॉर्म कोड जो है आपको प्रॉपर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया 14 ईयर्स मतलब 40 साल जो है यहाँ पे हो गए जब यहाँ पे गोवा आए थे ना, मतलब गोवा को हमने जो है यहाँ पे ऑपरेशन चलाया था, तो उसके बाद जो है पोर्तुगीज यहाँ पे भाग गए थे, तो हमने जो है उनसे यहाँ पे ले लिया था। तो अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया 1962 में जब से यहाँ पे जो है सभी लॉ यहाँ पे एनफोर्स किए गए, लेकिन उसके बाद जो है इंडिया की सरकार ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। तो यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही कि भैया यहाँ के जो लॉज हैं उनको जो है प्रॉपरली हमको यहाँ पे चेंज करना चाहिए, इनको जो हमको अमेंड करना चाहिए और कई सारों को जो है यहाँ पे रिपील भी कर देना चाहिए। तो यही बात जो है यहाँ पे कही गई है। इसके अलावा अगर आप देखोगे 1987 में ये भी कहा जा रहा है कि गोवा दमन दीव रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया और गोवा को जो है एक फुल फ्लेज स्टेट यहाँ पे बनाया गया। और इसके बाद दमन दीव को जो है यूटी यूनियन टेरिटरी जो है सेक्शन 67 में यहाँ पे रखा गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि भैया फिर भी जो है यहाँ पे स्टेट तो बना दिया गया, लेकिन चेंजेस जो है बिल्कुल यहाँ पे नहीं हुए। अब देखो, 25 साल पहले अगर हम बात करें तो गोवा जो है स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे जो है कई सारे जो स्पेशल नोटरीज हैं, इन्वेंट्री हैं, ये सब एक्ट जो है यहाँ पे लाए गए। ठीक है, इसके अलावा जो 155 साल पुराना जो ओल्ड सिविल कोड है वही यहाँ पे चल रहा है। तो 2019 में दमन दीव जो है यहाँ पे मर्ज कर दिया गया दादर एंड नागर हवेली के साथ। ये भी जो है पास में पोर्चुगल जो लोग हैं वही जो है यहाँ पे इसमें वर्क करते थे, मतलब यहाँ पे जो है शासन करते थे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि भैया प्रॉपर जो है हमको जो चीज़ें हैं उनको जो है यहाँ पे पूरे तरीके से अमेंड करना चाहिए और कई सारे एक्ट जो है उनमें चेंजेस यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बताया जाए कि भाई हिंदू लॉज जो एक्ट है 1955-56 का, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 4 रिलीजियस कम्युनिटीज़ को जो है यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी जो और भी जो कम्युनिटीज़ हैं उनका यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो गोवा दमन दीव इन सब जगहों पे है, इन सब की कम्युनिटीज़ के बारे में यहाँ पे सोचा ही नहीं। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में भी जो है बिल्कुल हमको यहाँ पे सोचना चाहिए। तो ये आर्टिकल जो है यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा
है। तो भैया इसी चीज़ को लेके जो लॉ मिनिस्ट्री है गोवा की, उसने जो है यहाँ पे जो डायरेक्टर प्रिंसिपल है, जैसे आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यहाँ पे बात करता है सिटीजन्स के लिए कि भारत की जो टेरिटरी है उसमें आर्टिकल जो 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कहाँ है यूनिफॉर्म सिविल कोड। भैया गोवा में तो कोई ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड हमको देखने को नहीं मिलता। हम जो है वो पुराना घसा घिसा पिटा जो 1867 का है वही जो है यहाँ पे चला रहे हैं। नई लॉज जो है कब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कल का जो एडिटोरियल है वो हम देखते हैं। तो भैया रिलीफ ऑन फूड के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि भैया कहीं ना कहीं हमको रिलीफ जो है फूड में मिल रहा है, मतलब इन्फ्लेशन में कमी हमको देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल फूड प्राइसेस जो है 8.6% जो है जुलाई में यहाँ पे प्रीवियस मंथ में आप देखोगे तो हमको कम देखने को मिले हैं। अब देखो ये काफ़ी अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कि यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जो है यहाँ पे एक रिपोर्ट जो है पब्लिश करी, और जो प्राइस इंडेक्स है उसके हिसाब से यहाँ पे 2008 में के हिसाब से जो है हम यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं कि भैया कहीं न कहीं महँगाई जो है कम होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक समय अगर आप देखो तो हमको पीक इन्फ्लेशन जो है देखने को मिल रहा था। अभी भी आप देखोगे तो यूरोप के कई सारे देशों में धीरे-धीरे इन्फ्लेशन जो है यहाँ पे कम हो रहा है। अब देखो कहीं न कहीं इन्फ्लेशन के रीज़न तो ये रहे कोविड-19। कोविड-19 हुआ, उसके बाद वॉर हुआ, इसके बाद एक्सपोर्ट कंट्रोल। तो ये 3 चीज़ें हमको जो है देखने को मिलती हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फूड प्राइसेज़ यहाँ पे क्यों बढ़ रहे हैं? तो भैया सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है? इसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे थी वॉर। रशिया ने यूक्रेन पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। वॉर से क्या होगा? भाई देखो सप्लाई चेन यहाँ पे रुक जाती है ना। भाई कोई देश यहाँ पे वॉर पे चला गया तो उसके बाद जो भी अनाज वो एक्सपोर्ट करता था, वो एक्सपोर्ट यहाँ पे नहीं करेगा, वो अपने देशवासियों के लिए बचा के रखेगा, ठीक है? तो इसे अपनी मिलिट्री के लिए यहाँ पे बचा के रखेगा। तीसरी चीज़ है एक्सपोर्ट कंट्रोल। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट करते थे वही चीज़ हो गई कि भैया एक्सपोर्ट हम जो कर रहे हैं वो जो है हम यहाँ पे नहीं कर रहे, तो एक्सपोर्ट को जो है पूरे तरीके से यहाँ पे कंट्रोल करके रख लिया गया। तो कहीं न कहीं आप देखोगे तो जिस तरीके के जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं उसकी वजह से भी हमको जो है काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही थी। इसके अलावा इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है बात करी जा रही है इंडोनेशिया की। अब इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट पाम ऑयल सप्लायर था, लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया कि भैया हम जो है शिपमेंट यहाँ पे नहीं भेजेंगे, हम जो है बैन लगा रहे हैं पाम ऑयल पे। तो लोग तो देशवासियों को यहाँ पे क्या हुआ, कई सारे देशों को पाम ऑयल जो है मिलना यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है? पाम ऑयल की जो है कमी आ गई, तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा प्राइस भी यहाँ पे शूट अप हो गया और प्रॉब्लम भी जो है यहाँ पे शुरू हो गई। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो वॉर के समय एक जो है गुड न्यूज़ भी यहाँ पे देखने को मिली कि भैया ग्रेन एक्सपोर्ट जो यूक्रेन जो ब्लैक सी पोर्ट से यहाँ पे करता है, तो रशिया जो है यहाँ पे कब्जा के बैठा है, तो उसको जो है पे ट्रांजिट प्रोवाइड करेगा कि भैया हाँ जो है आप जो है शिप यहाँ से निकाल सकते हो। तो इससे जो है काफ़ी यहाँ पे लोगों को जो है रियायत मिलेगी। अब देखो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चौथा फैक्टर भी जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। 3 फैक्टर तो हमने देख लिए, कोविड-19 है, वॉर है और एक्सपोर्ट कंट्रोल है। चौथा है यहाँ पे क्लाइमेट शॉक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया में अगर आप देखोगे तो 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स में आपको एक्सेस रेनफॉल देखने को मिलेगी, मतलब सितंबर से जनवरी की। तो खरीफ क्रॉप जो है पूरी तरीके से यहाँ पे खराब हो गई। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया बरसात अगर ज़्यादा भी होती तो फसल के लिए जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही है। भाई पानी अगर ज़्यादा गिर रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? उससे जो है काफ़ी हमको प्रॉब्लम होगी। ठीक है? तो कहीं न कहीं आप देखोगे तो जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, उस समय बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी गिर जाता है, तो क्या होता है फसल जो है पूरी तरीके से यहाँ पे खराब जो है हो जाती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर, हम अगर मिड मार्च की बात करें, अप्रैल की बात करें तो एकदम से क्या हुआ था, टेम्परेचर जो है यहाँ पे राइज़ हो गया। अब टेम्परेचर यहाँ पे राइज़ हो गया तो उससे क्या हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे खड़ी हो गई। आपने सुना होगा न्यूज़ पे कई जगहों की फसल जो है यहाँ पे जल गई थी, क्योंकि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे राइज़ हो गया था। अब देखो कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो मानसून रेनफॉल में हमको डेफिशिएंट देखने को मिल रहा है। मतलब मानसून में होता क्या, पानी यहाँ पे गिरता कम है। अब जब ठंड यहाँ पे आती है तो पानी बहुत ज़्यादा गिरने लगता है। अब जब गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, उससे फसल भी जो है यहाँ पे जल जाती है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि भैया ये सब जो है ना, ये सब हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो क्लाइमेट चेंज भी जो है एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एरिया जहाँ पे हम सोयाबीन, कॉटन, इसके अलावा जो चीज़ें हम उगाते हैं, तो वहाँ भी हमको जो रेन है वो तो ठीक-ठाक यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन कहीं न कहीं आप देखोगे तो हमको जो है ज़्यादा एक कम भी रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलती है कई जगहों पे। तो राइस, पल्सेस, ये सब जो सरप्लस एरिया जो है यहाँ पे कवर करते हैं, वहाँ पे जो है पानी की हमको कमी देखने को मिलती है। ठीक है? तो कहीं न कहीं आप देखोगे तो इससे जो है काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अब अगर हम आज की सिचुएशन की यहाँ पे बात करें तो मार्च में रशिया ने जब से बेसिकली रशिया ने यूक्रेन पे जब इन्वेजन किया, तो जो फूड प्राइस इंडेक्स यहाँ पे आया, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्राइसेस जो है बिल्कुल यहाँ पे बढ़ गई थी। मतलब ऑल टाइम हाई थी। जितनी भी मतलब हमने आज तक महँगाई नहीं देखी, उतनी महँगाई जो है यहाँ पे देखने को मिली। और कहीं न कहीं रही-सही कसर जो है, ये मानसून ने भी यहाँ पे छोड़ दी। मतलब मानसून में भी जो है पानी उतना नहीं गिरा, तो उसकी वजह से जो है कई सालों में आप देखोगे, मतलब पहले के महीनों में अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया
जब फूड प्राइस इंडेक्स में फूड के प्राइसेस यहाँ पे बढ़ रहे थे, लेकिन अभी अगर हम देखें तो प्राइसेस जो है नॉमिनल होते हुए हमको नजर आ रहे हैं। और देखो आरबीआई जो है यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट हाइक करता है ना, वो फूड आइटम्स में यहाँ पे करता है, तो मतलब 45.86% जो का जो वेट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, वो आपको जो है फूड का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया आरबीआई को भी अब जो है रेट्स हाई नहीं करने पड़ेंगे, मतलब महंगाई जो है यहाँ पे कंट्रोल में आ रही है, तो आरबीआई को भी जो है ज़्यादा परेशान होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं, टर्म्स ऑफ डिसंगेजमेंट। देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे रेप के बारे में बात करी गई। अब पहले तो सीएम जो गहलोत हैं, ठीक है, अशोक गहलोत जो कि यहाँ पे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है यहाँ पे एक पॉइंट बताया था कि भैया क्या डेथ पेनाल्टी जो है, मतलब जो रेप करते हैं वो डेथ पेनाल्टी उनको हम दे देते हैं, तो क्या ये चीज़ यहाँ पे वर्क कर रही है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो चीफ मिनिस्टर जो है राजस्थान के अशोक गहलोत, उन्होंने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया लेजिस्लेटिव एक्सपांशन को, तो ये जो डेथ पेनाल्टी दी जा रही है सेक्सुअल ऑफेंसर्स को, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ठीक है, इससे यहाँ पे हो क्या रहा है, कुछ फायदा हो नहीं रहा, क्योंकि अगर आप डाटा भी यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि इससे होता क्या है कि जो पीड़ित है उसका यहाँ पे रेप तो कर दिया जाता है और उसके बाद जो है उसको मार भी यहाँ पे दिया जाता है, कहीं ना कहीं उसको मराया, उसको धमकाया भी जाता है, तो इससे जो है काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। अब देखो जो 2012 में यहाँ पे जो गैंग रेप हुआ था, मर्डर हुआ था, उस पे जो है यहाँ पे ये कह दिया गया था कि भैया बिल्कुल जो है रेपिस्ट को कहीं ना कहीं जो है फांसी बिल्कुल यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये लोग जो है यहाँ पे ये कहते हैं कि भैया ये जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है, मतलब डेथ पेनाल्टी हम यहाँ पे दे तो रहे हैं, लेकिन उससे यहाँ पे क्या होता है, जो पीड़ित होती है वो भी यहाँ पे मारी जाती है। अब देखो जो यहाँ पे रेप कर रहे हैं ना, वो क्या करेंगे, वो रेप करेंगे, उसके बाद जो है उस लड़की को यहाँ पे क्या करेंगे, मार देंगे। क्यों मार देंगे? क्योंकि उनको पता है कि हमको जो है डेथ पेनाल्टी यहाँ पे होना है। तो भैया अगर कोई गवाही है, अगर गवाही है तो उसको जो है बिल्कुल यहाँ पे फांसी ही होगी, लेकिन अगर गवाही नहीं है तो उसको जो है यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि गवाही नहीं है। भाई कानून तो इसी पे चलता है ना, लॉ तो यहाँ पे इसी पे चलता है कि भैया अगर आप जो है कोई आपके पास सबूत है तो आप लेके आओ, हम जो है बिल्कुल यहाँ पे सामने वाले को सजा देंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया क्या है। अब देखो जो गहलोत है उन्होंने इसी चीज़ पे यहाँ पे कमेंट किया कि ये जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है, हम जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं इससे अगर आप देखोगे तो हमको कोई भी जो है फ़ायदा यहाँ पे नहीं हो रहा। इसके अलावा जो नेशनल जो क्राइम ब्यूरो का जो रिपोर्ट है वो भी आप देखोगे तो वो भी यहाँ पे ये कहता है कि भैया कई सारे लोगों को जो है यहाँ पे फांसी दी तो गई है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या किया है, कई सारे जो रेप किए और बाद में जो है लोगों को यहाँ पे मार दिया, मतलब उस महिला को जो है यहाँ पे मार दिया। लेकिन देखो कहीं ना कहीं जो है मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो जो रेप तरीके का जो ऑफेंस करते हैं ना, उनको जो है फांसी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों को रख के भी जो है यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। हाँ लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे जब प्रूफ हो जाएगा तब। अब देखो कई लोग तो यहाँ पे गलत आरोप भी लगाते हैं, ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं आपको मिसएडवांटेज भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को भी जो है यहाँ पे करना चाहिए कि भाई अगर आपने किसी के खिलाफ फॉल्स कंप्लेंट यहाँ पे कर दी तो उसके लिए भी जो है यहाँ पे प्रावधान होने चाहिए कि भैया प्रॉब्लम जो है मतलब आपने क्रिएट करी है और वक्त का जो है, जो कोर्ट का यहाँ पे वक्त है वो आपने जो है लिया हुआ है, तो उसको भी जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए ना। देखो सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि यहाँ पे जो है जो रेप हो रहे हैं इनको जो है यहाँ पे डेथ पेनाल्टी हो रही है, लेकिन देखो दूसरे रीजंस भी हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न तो यहाँ पे ये भी है कि डाटा प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। हमारे पास सिर्फ वही डाटा अवेलेबल है जो यहाँ पे पुलिस रिकॉर्ड में है। ठीक है, 2020 में जैसे अगर आप देखो तो नेशनल जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोज है उनका जो डेटा अवेलेबल है, जो पुलिस के पास यहाँ पे कंप्लेंट आ रही हैं, वही कंप्लेंट जो है वो हमको देखने को मिल रही है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करते, कंप्लेंट भी दर्ज नहीं करवाते। कंप्लेंट भी दर्ज नहीं करवाते मतलब अब देखो होता क्या है, मान लो किसी माइनर का यहाँ पे रेप हुआ, अब रेप करने वाला कौन था, उनके क्लोज रिलेटिव में से ही यहाँ पे कोई ना कोई होते हैं। तो ये लोग यहाँ पे सोचते हैं कि यार घर पे ही यहाँ पे मामला सॉर्ट आउट कर देंगे, यहाँ पे क्यों जो है हम कोर्ट यहाँ पे जाएं, सामने वाले को यहाँ पे फांसी हो जाएगी। तो ये सोचते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज भी बन जाते हैं कि भैया हम जो है यहाँ पे कंप्लेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आर्टिकल में ये भी कहा गया, अगर आप राजस्थान में देखोगे तो राजस्थान जो है बिल्कुल यहाँ पे गढ़ है माइनर गर्ल्स के साथ जो है यहाँ पे, इसके अलावा गर्ल्स के साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है हमको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो मेनली अल्टीमेटली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया देखो डेथ पेनाल्टी देना तो यहाँ पे सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये उतनी कारगर जो है साबित नहीं हो रही है। तो डेथ पेनाल्टी को लेके आप अपने ओपिनियन, मतलब आप जो है यहाँ पे सोचते हैं उसके बारे में भी जो है आप बिल्कुल यहाँ पे बताइएगा। तो एटलास आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।